हाय एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा मैम। चैनल पे वेलकम करती हूँ आपका। अब देखिए, हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ चल रही है, वीडियोस चल रही है लगातार। और आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी की थी, और पार्टनरशिप के बाद आपके सिलेबस में जो टॉपिक आता है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है और मीनिंग क्या होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आपको वर्ड से मीन जो इसका नेम है उससे ही क्लियर हो रहा होगा। कोऑपरेटिव यानी साथ मिलकर काम करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन जो साथ मिलकर काम करने के लिए फॉर्म होती है। वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर कॉमन पर्पस, यानी साथ मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए जब वर्क किया जाता है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस is different from business enterprise. In this form, the main motive is not earning profit. Profit earning का motive नहीं होता यहाँ पर, but main motive of cooperative organization is mutual help. It works with the principle of each for all and all for each. यानी ये अपने members के welfare के लिए form की जाती है। इसका main objective अपने members का welfare करना होता है, प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाया हुआ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग अपनी इच्छा से एंट्री लेते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कंपलसरी नहीं होता है इसमें एंट्री लेना, अपनी इच्छा से ही एक दूसरे की हेल्प के लिए एंट्री लेते हैं इसमें। उसके बाद है अ मिनिमम ऑफ 10 पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड है? 10 मेंबर्स है। इसको याद रखिएगा कि मिनिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी एंड कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड है इसमें, और वो 10 मेंबर्स कैसे मेंबर बनेंगे? ऑर्गेनाइजेशन की शेयर कैपिटल को परचेज करके, यानी जो जो इसमें मेंबर बनना चाहता है वो ऑर्गेनाइजेशन की शेयर्स को परचेज करता है, और उस शेयर्स को परचेज करके अपनी कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन आल्सो फ्रॉम बैंक्स। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इनको बैंक से बहुत इजीली लोन प्रोवाइड हो जाता है और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड हो जाता है। तो ये हमने डेफिनेशन देखी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें म्यूचुअल हेल्प के लिए मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं ताकि एक दूसरे का वेलफेयर किया जा सके। यहाँ पर अर्निंग प्रॉफिट का मोटिव ना होकर सर्विस का मोटिव होता है, और सभी को मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी होती है। मिनिमम मेंबर 10 रिक्वायर्ड है, और वो मेंबर कैसे बनते हैं? वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की शेयर कैपिटल को परचेज करके। जो मेंबर जितने भी शेयर परचेज करना चाहता है वो परचेज कर सकता है, और अपनी इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कैपिटल को ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकता है। एंट्री इसमें वॉलंटरी है, इच्छा पर आ सकता है कोई भी पर्सन, और इच्छा पर ही उसकी जा सकता है, और इसमें लोन इजीली बैंक से मिल जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। आगे देखिए, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स दे रखे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअली नेचर क्या होता है, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो फर्स्ट देखिए आप, वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है स्वयं इच्छा पर, यानी खुद की इच्छा पर ही एंट्री और खुद की इच्छा पर ही एग्जिस्टेंस इसमें पॉसिबल होती है, कोई कंपलसरी नहीं होता है। देखिए, the cooperative society is a voluntary association of persons. Any person can join the cooperative society if she हैज़ कॉमन इंटरेस्ट। अगर एक साथ मिलकर के कोई भी काम करने को रेडी हो और उस पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट जो है वो कॉमन हो, वो कॉमनली एक दूसरे के वेलफेयर के लिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना चाहते हैं तो वो इजीली इसको फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल बता रखा है। फॉर एग्जांपल, एनी फार्मर कैन जॉइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी। कोई भी फार्मर, मान लीजिए कोई विलेज है उसमें अलग अलग फार्मर्स हैं, तो वो अपनी एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं।
और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी, कोई भी कंज्यूमर अपने गांव की, अपने एरिया की कंज्यूमर सोसाइटी को इजीली ज्वाइन कर सकता है। द मेंबर्स कैन लीव द सोसाइटी वेन एवर द डिज़ायर सो बाय गिविंग अ नोटिस, एक नोटिस देकर मेंबर्स जब चाहे वो सोसाइटी को लीव कर सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर सोसाइटी में अगर कोई फार्मर ज्वाइन करता है तो उससे बेनिफिट ये रहता है कि सारे फार्मर्स एक साथ मिलकर एक दूसरे की वेलफेयर के लिए कुछ वर्क करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबकी सहमति से, सबकी वोटिंग से लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि फार्मर्स को या किसी विलेज के फार्मर्स को कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह की, एग्रीकल्चर के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की रिक्वायर्ड है, तो सारे के सारे मिलकर चीप रेट्स पर इजीली प्रोवाइड करवा लेते हैं। सारे के सारे जो उनको चाहिए इक्विपमेंट्स चाहिए, और उन इक्विपमेंट्स को वो सब लोग 1 बाय 1 जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट्स के लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं होता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म के पीछे पर्पस यही रहता है, मोटिव यही रहता है कि हमें अपने मेंबर्स को सर्व करना है, उनकी हेल्प करनी है। There is no restriction on entry or exit of member. They can join or leave cooperative organization of their own will and wish. कोई भी इसके अंदर अपनी इच्छा से एंट्री ले सकता है, कोई भी उसकी एग्जिट हो सकता है, कोई भी प्रेशराइजेशन नहीं होता, और कास्ट और रिलीजन या किसी भी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भी इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए, लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेटा रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। It is a compulsory for a cooperative society to get itself registered under Cooperative Society Act. इसका अपना एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और उसके अंडर इसको रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, विच मीन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी उसके मेंबर की लीगल एग्जिस्टेंस अलग होती है, और जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी लीगल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में कहा था ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है वही बिजनेस की एग्जिस्टेंस ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होते। बट जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाली बात आ गई तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होते ही लीगल स्टेटस जो होता है वो मेंबर्स का और ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो जाता है। यानी अब ऑर्गेनाइजेशन लीगली एग्जिस्ट है, मेंबर्स के आने या जाने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। It can buy and sell property in its own name and can enter into contract in its own name. यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से असेट्स परचेज कर सकता है, लाइबिलिटी ले सकता है, गुड्स खरीद सकता है, और अपने नाम से वर्क कर सकता है, ठीक है। The death, insolvency, incapacity of any member does not affect the existence of cooperative society. cooperative society के मेंबर की डेथ होने पर, इंसॉल्वेंसी होने पर, इनकैपेसिटी होने पर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी लीगल एग्जिस्टेंस ही हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो अपने आप में लीगली एक अलग एग्जिस्टेंस रखती है। सो इसका लीगल स्टेटस कैसा होता है, ये एग्जिस्ट रहती है। नेक्स्ट देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी। इसके मेंबर्स जितना शेयर परचेज करते हैं उतने शेयर के अमाउंट के लिए ही उनकी लायबिलिटी होती है, उससे एक्सेस इनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों में पढ़ा था कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और ऑर्गेनाइजेशन के या फर्म के जो डेब्ट्स होते हैं उनको पे करने के लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है। बट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और जिसने जितने शेयर्स परचेज़ किए हैं वो उतने शेयर्स के अमाउंट को पे करने के लिए ही, यानी जितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट कर रखी है, कंट्रीब्यूट कर रखी है, वो उसके लिए ही लायबल होगा, उससे आगे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। सो दैट जो
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजंस लाइज इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। इसमें एक मैनेजिंग कमेटी होती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से चुने हुए मेंबर्स को मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, और वो मैनेजिंग कमेटी वोट दे करके और डिसीजन लेती है। जितने भी मेंबर होते हैं वो अपने अपने वोट देते हैं, और जो मेजॉरिटी वोट होते हैं, मेजॉरिटी डिसीजंस होते हैं, उनको लिया जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी है कि यहाँ पर वोटिंग के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। कंट्रोल जो होगा वो किसी एक या सिंगल पर्सन का नहीं होगा, यहाँ पर सभी मिलकर, मैनेजिंग कमेटी मिलकर ही डिसीजन लेगी, और सभी मेंबर्स अपना वोट देने का राइट रखते हैं। वो किसी भी डिसीजन से रिलेटेड या मैटर से रिलेटेड अपना वोट दे सकते हैं। एक पर्सन एक ही वोट देगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इसका मेन मोटिव होता है कि जो इसके मेंबर्स हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, उन सबको अच्छे से अच्छे सर्व करना, उनका वेलफेयर करना ही इसका मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट देखिए, इक्वल वोटिंग राइट्स। सबके राइट जो ये वोटिंग राइट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं तो उसको 1000 वोट देने के राइट होंगे, और जिसने 10 खरीद रखे हैं उसको 10 राइट होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को वोट एक ही देना है, इसीलिए वोटिंग राइट सबके इक्वल होते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है। क्या? वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है, बट एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। द रिच मेंबर्स कैन टेक इन मोर शेयर्स, कैन नॉट डिस्टेट देयर टर्म्स। यानी अगर रिच मेंबर्स ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लेते हैं तो भी वो डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें वोट तो एक ही देने का राइट होगा। तो 1000 शेयर्स परचेज करने वाला और 100 शेयर्स परचेज करने वाला, दोनों के पास वोटिंग राइट तो सिंगल ही रहेगा, यानी वन मैन वन वोट का यहाँ पर सिस्टम होता है। अब देखिए, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स क्या होती है इसकी? इक्विलिटी इन वोटिंग स्टेटस। सबको इक्वल वोटिंग राइट है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रखा है कैपिटल का तो उसको ज़्यादा राइट है, नहीं, वन मैन वन वोट का सिस्टम है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। जितनी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखी है उतनी कैपिटल को ही पे करने के लिए वो लायबल है, उससे ज़्यादा के लिए उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कोई लॉस भी होता है तो इसके लिए उसके मेंबर लायबल नहीं होते हैं। उनकी लाइबिलिटी तो सिर्फ उन्होंने जितनी कैपिटल परचेज कर रखी है, जितने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, उसको पे करने तक ही होती है। उसके बाद है स्टेबल एग्जिस्टेंस। इसकी एग्जिस्टेंस स्टेबल होती है क्योंकि इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है, जो लीगल एग्जिस्टेंस अलग होती है, सेपरेट होती है इसके मेंबर से। मेंबर की एग्जिस्टेंस अलग है और ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग है। मेंबर के आने या जाने से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, इनकैपेसिटी से कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए स्टेबल होता है। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस होती है वो स्टेबल होती है। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतना खर्चा कम करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ करने का काम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं है, यहाँ पर मोटिव है क्या? सर्विस का मोटिव है। तो सारे की सारी फंक्शनिंग इकोनॉमिकल की जाती है ताकि जितने ज़्यादा हो एक्सपेंसेस कम हो और प्रोडक्शन या यूज़ ज़्यादा किया जा सके रिसोर्सेज का। नेक्स्ट देखिए, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से स्पेशल एड्स वगैरह मिलता है, सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट इसको सब्सिडीज़ भी देती है और बैंक से इजीली लोन भी इसको प्रोवाइड हो जाते हैं, सो दैट गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा साथ रहता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंस है ये इसकी, ईजी टू फॉर्म। ईजी है, 10 मेंबर्स मिनिमम चाहिए इसमें। थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को इजीली फॉर्म किया जा सकता है। ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब है कि कोई भी मेंबर इसमें इजीली आ सकता है और उसके वो शेयर्स परचेज करके इसका मेंबर बन सकता है। कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ओपन मेंबरशिप होती है और कोई भी मेंबर बनना चाहे तो वो शेयर्स को परचेज करके इजीली इसका मेंबर बन सकता है।
नेक्स्ट देखिए डिमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसको, तो वो देखिए। फर्स्ट, लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल इसकी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि कुछ बैकवर्ड लोग ही होते हैं जो इसके मेंबर होते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं होता है। जैसे मैंने आपको फार्मर्स का एग्जाम्पल दिया या किसी पर्टिकुलर एरिया के कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल दिया, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फंड या मनी, कैपिटल नहीं होता है। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपिटल होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, थोड़ी ही रह पाती है, बहुत बड़े लेवल पर ये अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। क्योंकि इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड और स्किल्ड नहीं होते हैं, सो दैट मैनेजमेंट थोड़ा इनएफिशिएंट रहता है और वो लोग प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इनके पास फंड्स की बहुत कमी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल और फंड नहीं होता है, जिस वजह से ये क्वालिफाइड मैनेजर्स को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से इनका जो सिस्टम होता है या इनकी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट रह जाता है, अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये क्वालिफाइड मैनेजर्स को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ सीक्रेसी। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लीगल एग्जिस्टेंस होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपने अकाउंट्स पब्लिकली पब्लिश करने कंपलसरी होते हैं, अकाउंट्स वगैरह बनाने कंपलसरी होते हैं, उसकी ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है और साथ ही साथ लीगली उसको पब्लिक में पब्लिश करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट नहीं रहती है, लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को लीक हो जाती है, ये भी एक डिसएडवांटेज इसका है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, अपना इन्वेस्टमेंट करती है और बैंक से लोन भी इजीली मिल जाता है, जिस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेयर भी करती है, इनकी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करती है, इनके मैनेजमेंट में इंटरफेयर करती है, तो थोड़ा एक्सेसिव कंट्रोल हो जाता है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट के डिसीजंस में इंटरफेयर के कारण ये अपने पर्सनल वेलफेयर के लिए अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। लास्ट देखिए, डिफरेंस इन ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग मेंबर्स। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर मोर देन 10 होते हैं, 10 मिनिमम होते हैं और बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो मेंबर ज़्यादा होने के कारण उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस आ जाते हैं, किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है, तो उनकी थिंकिंग में, उनके ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, जिससे आपस में झगड़े वगैरह होने लग जाते हैं और मेंबर्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मेंबर के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। तो आज हमने किए कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। होप करती हूँ आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फॉर्म है जो सर्विस मोटिव से वर्क करता है। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो शेयर परचेज करते हैं और उसके बाद उसके मेंबर होते हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, कोई भी आ सकता है और कोई भी एग्जिस्टेंस ले सकता है, एग्जिट हो सकता है वहाँ से, कोई भी प्रेशर नहीं होता कि उसे बना ही रहना पड़ेगा यहाँ पर, और इसकी जो सारी के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अपने मेंबर का वेलफेयर करना ही होता है। तो ये एक लीगल एग्जिस्टेंस रखती है। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने के कारण इसकी एग्जिस्टेंस अपने मेंबर से अलग होती है। मेंबर्स अलग हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एग्जिस्टेंस होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से असेट्स परचेज कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, डील कर सकती है, लाइबिलिटी ले सकती है, सो दैट इसकी लीगल एग्जिस्टेंस अलग होती है और मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी से इसको कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो ये आज की कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला वीडियो आपको होप करती हूँ समझ आया होगा। अगर समझ आया और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।